लाइव में मैं ऋषि खान। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राहुल और अखिलेश एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं। 7 सीटों पर सपा तो 3 पर कांग्रेस उतार सकती है अपने प्रत्याशी। नजर डालते हैं कुछ हाइलाइट्स पर। यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस और सपा साथ मिलकर लड़ सकते हैं। 10 में से सपा 7 तो कांग्रेस 3 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है। 10 में से 5 सीटों पर सपा का कब्जा था, जबकि 3 पर बीजेपी का। लोकसभा चुनाव 2024 में शानदार सफलता हासिल करने के बाद कांग्रेस ने यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी एक कमर कस ली है। सूत्रों की माने तो यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में मौजूदा विधायकों के सांसद बनने से विधानसभा के 9 विधायकों के पद रिक्त हो गए हैं। इसके अलावा सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के कारण उनकी सीट भी खाली हुई है। जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 5 पर सपा का कब्जा था और 3 पर बीजेपी का और निषाद और रालोद का एक सीट पर कब्जा था। सपा के पास मैनपुरी का करहल, अयोध्या का मिल्कीपुर, मुरादाबाद का कुंद्रकी, अंबेडकर नगर की कटहरी सीट और कानपुर की सीसी मऊ सीट थी। गाजियाबाद, फूलपुर और अलीगढ़ की तो खैर बीजेपी के पास थी। लोकसभा चुनाव में सपा ने यूपी की 80 सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस को दी थी, जिसमें से 6 सीटों पर कांग्रेस ने सफलता हासिल की थी। बाकी की सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 37 सीटों पर जीतकर सफलता हासिल की थी। यूपी कांग्रेस ने 21 तारीख को लखनऊ में सभी जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई है, जिसमें इन सभी बातों को अंतरिम रूप दिया जाएगा और पूरी संभावना है कि सपा 7 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। सीटों के समीकरण से बढ़ सकती है बीजेपी की चिंता। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव राज्य और देश दोनों की ही राजनीति तय करने वाले साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश ही था जिसने 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार को मजबूती दी थी। वहीं 2024 में यूपी में बीजेपी की कमजोरी को उसने बहुमत से दूर कर दिया। ऐसे में बीजेपी के पास लोकसभा में बनी धारणा को तोड़ने के लिए यूपी में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इन आगामी उपचुनाव के माध्यम से ही आखिरी मौका है। लेकिन सीटों के समीकरण से देखा जा सकता है कि ये बीजेपी की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। साथ ही बताते चले, यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर एक नया नियम भी लागू हुआ है, जिस पर पवन खेड़ा ने ट्वीट कर बताया है। साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज को मालूम है, हमें हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं। वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, जू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मैं शाकाहारी खाता हूं तो मेरे को ये नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। वो हिंदू के लिए करें हो, मुसलमानों के लिए करें हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे।
अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं। अल कबीर कौन है मालिक? सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक? कपूर। MKR फ्रोजन कौन है मालिक? मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज मालिक कौन है? बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ, पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे। ये होमवर्क मैं संघ के विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो वो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है, वो मीट ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। तो ये संघ वाले जो लोग हैं बिना सोचे समझे जब कुछ काम करते हैं तो फंस जाते हैं, पहली ही आर्ग्यूमेंट में धाराशाही हो जाते हैं। लेकिन जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं, हमारी आपकी जो एक तहजीब है, अब एक उस तहजीब में मुझे याद आता है अलीगंज लखनऊ में, वहां बड़ा मंगलवार के पीछे की जो कहानी है वो सुनकर बड़ा आनंद आता है। दुर्गा पूजा हो, भगवान जगन्नाथ यात्रा हो, सब में कैसे मिलजुल कर इस तहजीब में हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं। उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं, और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रहे, हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाषा में बोलेगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारा को अपने मोहल्ले से दूर रखिए, अपनी जीवन से दूर रखिए, अपनी विधानसभाओं और लोकसभाओं से दूर रखिए, अपनी समाज से दूर रखिए। तभी हम अपने इस खूबसूरत हिंदुस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे। जय हिंद। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।